चलिए आज जानते हैं, आज हम लोग का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उस चैप्टर का नाम है, आपको जिसका था इंतज़ार, लो वो घड़ी, कौन सा? क्या बात है, आज पेन भी साथ नहीं दे रही। हाँ, फाइनल अकाउंट। चल सकते हैं, चल सकते हैं बाबू, रेडी हैं आप लोग ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेसिकली फाइनल अकाउंट होता क्या है, जैसा कि हम लोगों ने आज तक इतनी मेहनत की। मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब आपको स्टार्ट किया था अकाउंट्स, तो उस समय मैंने बताया था कि बेसिकली हम लोग यहाँ जर्नल एंट्री के लिए नहीं बैठे हैं। किसके लिए नहीं बैठे हैं? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, हाँ या ना? मैंने उस समय भी कहा था हम लोग यहाँ लेजर बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमने कहा था इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। मैंने कहा था हम लोग इसके लिए भी नहीं बैठे हैं। द अल्टीमेट पर्पज इज रिजल्ट। क्या है? आप लोग यहाँ अगर एग्जाम की तैयारी करने के लिए बैठे हैं तो किस चीज के लिए बैठे हैं? तैयारी के लिए। किसके लिए? किसके लिए बैठे हैं? रिजल्ट के लिए या तैयारी के लिए? रिजल्ट के लिए बैठे हैं। और पढ़ेंगे आप इतनी मोटी बुक्स, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, इको हो गया, मैथ्स हो गया, फलाना हो गया, डिमाका हो गया, इतनी मोटी बुक्स, और रिजल्ट कितने पेज में आएगा? रिजल्ट एक पेज में आ जाएगा। अरे हाफ में इतनी कंजूस में, एक पेज में आ जाएगा। रिजल्ट एक पेज में आएगा। सोचो कि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट एक पेज में आ रहा है। इन द सेम वे इतनी बुक्स लिखनी पड़ती हैं, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सब्सिडरी बुक्स हो गई। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स वी प्रिपेयर थ्रू आउट द ईयर। साल भर हम लोग प्रिपेयर करते हैं और रिजल्ट कितने पेज में आता है? रिजल्ट का मतलब यहां पर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। किससे है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। और अगर बात की जाए फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते, इसका मतलब यह हुआ, फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अब इसके बाद कभी अकाउंट नहीं बनेगा, दिस इज द फुल एंड फाइनल। अब हमें अपना धंधा बंद करके घर चले जाना है। क्यों? हाँ, तो ये एक ईयर का होता है या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है। यानी अगर हम 6 मंथ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इट मींस कि हम 6 मंथ की बुक्स ऑफ अकाउंट को अब क्लोज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अगर CA में फाउंडेशन पास कर लेते हैं तो उसके बाद ये नहीं कि जर्नी खत्म, नाउ द नेक्स्ट जर्नी विल स्टार्ट। हाँ या ना? उसी तरह 1 साल का फाइनल अकाउंट बन जाता है, 6 महीने का फाइनल अकाउंट बन करके खत्म हो जाता है। इट डजंट मीन कि हमारा झंझट खत्म हो गया। उसके बाद हमारा नया फाइनल अकाउंट स्टार्ट होता है, नए बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? पक्की बात है? अच्छा, कौन कौन से होते हैं फाइनल अकाउंट जरा देखें। ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ये 2 चीजें बनती हैं हमारे फाइनल अकाउंट में। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की, किसकी? नॉर्मली एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये। अदरवाइज अगर हम फुल फ्लेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, फुल फ्लेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, तो हमेशा याद रखेंगे आप कि 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंपनी के केस में क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर देन कंपनी के केस में क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है? एंड दीज आर द कंपल्सरी टू प्रिपेयर। इसके अलावा भी एक होता है नोट्स टू अकाउंट्स। आप उन चीज़ों को नहीं जानते, आप उनको अभी किनारे करिए, ठीक है ना?
ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाइल इन द केस ऑफ अदर देन कंपनी हमारे लिए होता है ट्रेडिंग एंड पीएल एंड द बैलेंस शीट। ये 2 चीजें होती हैं। हम बेसिकली बात कर रहे हैं इनकी। हम बेसिकली बात कर रहे हैं इनकी, अदर देन कंपनी, या कंपनी के केस में भी बात करें तो इसकी। लेकिन हम कंपनी को टच नहीं कर रहे क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ना, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनते हैं। किसके हिसाब से बनते हैं? कंपनी लॉ के हिसाब से बनते हैं। शेड्यूल 3 में उसका फॉर्मेट मेंशन्ड है। हम लोग कुछ भी कंपनी के बारे में नहीं पढ़ रहे। बात समझ में आई? पक्की बात है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अदर देन कंपनी की। अच्छा सर, क्या पता चलता है ट्रेडिंग से, क्या पता चलता है पीएल से? आखिर एक बिजनेसमैन साल भर मेहनत करता है। जैसे आप साल भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, या अच्छा, या तो पास या तो फेल, नहीं ना पास। पॉजिटिव रहो। या तो पास होंगे या तो पास नहीं होंगे, 2 में से एक रहता है। फेल कैसे हो गया? फेल तो मतलब हो गया हमेशा के लिए अपने आप को फेल्योर मान लेना। कहने का मतलब हुआ कि एक या तो पास होंगे या तो ना पास हुए। ना पास होने का मतलब ये हुआ कि जितना प्रॉफिट सोचा था वो प्रॉफिट नहीं मिला, जो प्रॉफिट कमाना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं कमा पाए, यही तो मतलब है। या प्रॉफिट की जगह हमारे बिजनेस को लॉस हो गया, यही तो मतलब निकलता है कि इसके अलावा और कुछ मतलब निकलता है? यही मतलब निकलता है। ये आपको पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन आपको पता चलती है किससे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटस। क्या पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटस। एक से पोजीशन पता चलती है, एक से स्टेटस पता चलता है कि कितना रिसीविएबल है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितनी हमारे पास एसेट्स हैं और कितनी हमारे पास लायबिलिटीज हैं। यानी हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं, किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। नाउ ईच एंड एवरीथिंग कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। दैट्स इट। नाउ वी हैव 2 मोटो। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारे 2 पर्पसेस होते हैं। एक तो ये पता चल जाए कि आज की डेट तक पूरे 1 साल में या 6 महीने में, 1 साल में हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमाया या गमाया। दूसरा कि हमें आज की डेट में किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। बात समझ में आई सबको? अच्छा सर, इसका कोई फॉर्मेट है? आएंगे, धीरे धीरे बताते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आया सर, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस जब बनाया था तो हमें आपने बताया था कि ये ट्रायल बैलेंस है, ये हमारे जितने भी बुक्स आज तक बनाए गए थे, जितने भी बुक्स आज तक बनाए गए थे, ये या तो डेबिट बैलेंस होता है या तो क्रेडिट बैलेंस होता है। एक बात बताओ, मैंने सामान बेचा, मैंने एंट्री की डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये मैंने एक एंट्री पास की, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 1 लाख रुपए का मैंने माल बेचा। अब जरा सच सच बताओ कि हमें जब ये एंट्री पास करनी होगी तो हमें 2 लेजर ओपन करने होंगे। एक तो डेटर्स का अकाउंट ओपन करना होगा और दूसरा सेल्स का अकाउंट ओपन करना होगा। चलिए हम एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ लेजर विल ट्राई टू ट्रांसफर इट डायरेक्टली टू आवर बैलेंस शीट और द पीएल अकाउंट। हाँ या ना? हमें मालूम है सेल्स को साल के अंत में कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर? सेल्स को ले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ ले जाते हैं? मान लेते हैं पूरा का पूरा 1 लाख मेरा चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में। मानते क्या है? जाना ही है। अच्छा, अब हमें एक बात बताओ, हमें कहाँ कहाँ एंट्री पास करनी पड़ेगी? अगर ये लेजर में होता तो लेजर आप लोग आराम से खोल लेते। चलिए वो भी बता देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर वो ऐसे नहीं बताया आपने। देखिए, एक है डेटर्स अकाउंट ओपन करना है और दूसरा सेल्स अकाउंट ओपन करना है। तो डेटर्स में डेबिट करना है कितने रुपए से? 1 लाख से,
और डेटर्स को डेबिट कर दिया 1,00,000 रुपए से, और यहां केवल समझने के लिए लिख दिया टू सेल्स। बात समझ में आई? हमने इस एंट्री को पास कर लिया। दूसरा, सेल्स तो ऑटोमेटिकली कट गई ना, डेबिट क्रेडिट देखो खत्म हो गया, सेल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट खत्म हो गया, बचा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। बचा क्या? यानी सेल्स अकाउंट में जरा देखो तो हमने सबसे पहले लिखा बाय डेटर्स, कितने रुपए से? 1,00,000 से पोस्टिंग किए होंगे, और इस सेल्स को ट्रांसफर कर दिया साल के अंत में कहां पे? नहीं समझ में आई मेरी बात? दोबारा समझो, दोबारा समझते हैं। चलो, डेटर्स को ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत किसी को? डेटर्स को ट्रांसफर करने में दिक्कत किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। सेल्स को क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। कितने रुपए से? 1,00,000 से। तो सेल्स को हमने कर दिया क्रेडिट, कितने से? 1,00,000 से कर दिया। लो भाई, कर दिया क्रेडिट, और लिख दिया बाय डेटर्स समझने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, ये खत्म हो गया। पहली एंट्री हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट कर दिया। अब दूसरी एंट्री देखो, सेल्स को ट्रांसफर किया। अब ईयर एंड में क्या करते हैं? हम चीजों को ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। कहां ट्रांसफर करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। कहां ट्रांसफर करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। तो हम लोग की आदत है इसको लिखने की, 1,00,000 को बैलेंस ले जाओ ट्रायल बैलेंस में। हम लोग को इसकी भी आदत है लिखने की, 1,00,000 रुपए सीधे ट्रायल बैलेंस में ले जाओ। बोलो, जबकि इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं ले जाते, इसको हम सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? देखो ना, अभी अभी आप लोगों ने किया भी था। सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, कितने से? 1,00,000 से। किस नाम से? ट्रेडिंग अकाउंट से। इज इट क्लियर? यही तरीका, ये क्लोज करने का तरीका होता है। अगर आप कई बुक्स या ऑथर्स की बुक्स देखेंगे तो वहां केवल क्लोजिंग बैलेंस लगाए जाते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जो ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम है उनको जब क्लोज करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके, जब पीएल से रिलेटेड आइटम्स होंगे उनको जब क्लोज करेंगे उनके अकाउंट्स को, तो पीएल अकाउंट लिख करके क्लोज करेंगे। और जो बैलेंस शीट में जाने वाले हैं, नाम है बैलेंस, तो उसको बैलेंस करके बैलेंस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर? तो बैलेंस शीट में जाने वाले आइटम्स को बैलेंस लिखते हैं, और ट्रेडिंग में जाने वाले आइटम्स को क्लोज करते समय ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं, और जो पीएल अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनको क्लोज करते समय पीएल अकाउंट लिखते हैं। इज इट क्लियर? तो जब भी आप अब जब हम बंद करेंगे सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट को जब साल भर का क्लोज करेंगे तो कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, वेजेस अकाउंट, उसको जब क्लोज करेंगे साल भर का तो कहां ट्रांसफर करेंगे? सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। थोड़ा बहुत जानते हैं ना आप लोग अकाउंट्स की, वो भी नहीं जानते, वो भी एक बार बता दूं। सर बता दीजिए। चलिए, मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाता हूं ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उनको ये समझ में आए बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूं। ये ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस पे सारी डिटेल दी रहती है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट। आखिर ये आता कहां से है डेबिट और क्रेडिट? अरे उन्हीं बुक से आता है जो इतनी मोटी हमने बुक्स की बनाई थी। एक जगह डेबिट किया था, एक जगह क्रेडिट किया, एक जगह डेबिट किया, एक जगह क्रेडिट किया। जो भी लेजर थे, सब्सिडरी बुक्स थे और कैश बुक था, वो सब के सब हमको ट्रायल बैलेंस में ले जाने पड़ते हैं। जर्नल का इससे कोई लेना देना नहीं। जर्नल को सारा खत्म किया था कहां ले जा करके? लेजर में। अब लेजर से जब क्लोज करेंगे तो सारे के सारे अकाउंट से ही ट्रायल बैलेंस में आते हैं। अच्छा, जब हम लोग लेजर क्लोज करते तो लेजर में तो हम हर चीज को डेबिट और हर चीज को क्रेडिट कर चुके हैं, हर चीज को डेबिट और हर चीज को क्रेडिट कर चुके हैं। और जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल क्या कर जाता है? टैली कर जाता है। और ये आपका इसका मतलब होता है बुक्स में कोई गलती, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि हाँ, जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट हुआ है। अभी भी गलती हो सकती है, मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपको डिटेल में बताया है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ट्रायल बैलेंस का टैली होना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि उससे हमको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, और आज तक जितना भी मैंने डेबिट क्रेडिट किया है वो एटलीस्ट इक्वल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट हुआ है, ये पता चलता है। ये अपने आप टैली कर जाता है। इसको टैली कराने के लिए कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता क्योंकि हर एक लेजर का एक डेबिट और क्रेडिट, हर एक ट्रांजेक्शन का एक डेबिट और क्रेडिट करने के बाद ही ये बना है। इज इट क्लियर? जरा देखो अभी कैसे बना। डेटर्स को 1,00,000 से क्या है? ये कौन सा बैलेंस है? डेटर्स का ये कौन सा बैलेंस है बता सकते हो? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? हाँ बोलो, कौन सा डेबिट बैलेंस है ये? बोलो भाई, जल्दी बोलो। आप लोग बताइए, लेजर का कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये हम बता चुके हैं। हाँ, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का
टोटल ज्यादा, वो तो केवल फिल इन द ब्लैंक्स किया है बैलेंस लिख करके। डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस रहेगा ना। मान लो चलो छोड़ो वो सब कहानी, जिसका बैलेंस ज्यादा होगा उसी का तो बैलेंस माना जाएगा। तो डेबिट साइड का बोझ ज्यादा है, वो तो बराबर रखने के लिए हमने केवल 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड में इंग्लिश सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए लिख दिया। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, तो ये 1 लाख रुपए हमारा डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस को किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। कहां लिखते हैं? बहुत बढ़िया। हाँ, डेबिट का घर डेबिट होता है और क्रेडिट का घर, डेबिट वाला क्रेडिट के घर में नहीं घुस सकता, दौड़ा मारेगा। क्रेडिट वाला डेबिट के घर नहीं घुस सकता, दौड़ा। हाँ, तो यहां पर डेबिट को डेबिट में लिखेंगे। तो डेटर्स अकाउंट कितने रुपए से? डेटर्स अकाउंट लिख देंगे हम 1 लाख रुपए से डेबिट। और यहां पर देखो ना सेल्स है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको क्लोजिंग बैलेंस मान लो। बैलेंस ही तो है। बताओ 1 लाख रुपए का ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, तो लिख दिया क्रेडिट साइड में। तो यहां पर लिख देंगे सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 1 लाख से। देखो ना मैच कर रहा है कि नहीं? हमने यही एंट्री तो की और एंट्री से लेजर बनाया और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। बात तो सीधी सी है, बोलो ना। अरे बताओ, मैच कर गया हमारा। ट्रायल बैलेंस ऐसे ही मैच करता है। अब इस ट्रायल बैलेंस में जितनी भी फिगर्स आती हैं, जितने भी लेजर आपने बनाए होंगे आज तक, एक्स का अकाउंट, वाई का अकाउंट, जेड का अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स में पी क्यू आर एस जितने भी लोग होते हैं, बी आर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, जितनी भी चीजें बनती हैं, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, जितनी चीजें होती हैं सारी की सारी पहले तो ट्रायल बैलेंस में इकट्ठी होती हैं। सारी की सारी चीजें पहले कहां इकट्ठी होती हैं? ट्रायल बैलेंस में इकट्ठी होती हैं। फिर ट्रायल बैलेंस से निकालते हैं हम उसको 2 जगह ले जाते हैं। मैंने आज बताया था किन 2 जगहों पर ले जाएंगे हम लोग? ट्रेडिंग पीएल में और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग पीएल में और बैलेंस शीट में, इन 2 जगहों पर हम ले जाएंगे। ट्रेडिंग पीएल में और बैलेंस शीट में, इन 2 जगहों पर हम इनको ट्रांसफर करेंगे। बात समझ में आई? पक्की बात है? सर हमें एक बार फॉर्मेट तो पता चल जाए ना, ट्रेडिंग में क्या जाता है, पीएल में क्या जाता है। एक बार फॉर्मेट तो आप बता दीजिए, उसके बाद कहानी बताइएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और इसके नीचे हम लोग बना लेते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप में से किसी को लगता है कि आप लोगों को बहुत आसानी से आता है, ये गलतियां नहीं होती हैं, तो आज समझ में आएगा कि गलतियां अच्छी खासी होती हैं। इसको हम नाम देंगे बैलेंस शीट। ये आपकी एसेट्स होती हैं, ये आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटीज होती हैं। अच्छा, सुने ढंग से। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या बताता है? पर्पस है। देखिए एक बात बताओ, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। हमने क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस बनाया। ये फिर आप दोबारा बना रहे हैं, चलो 1 मिनट देख लो। ये जितने भी डेबिट होते हैं ना ट्रायल बैलेंस के, उनका घर क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? अच्छा,
तो डेबिट हमेशा कहाँ जाएगा और क्रेडिट कहाँ जाएगा? अच्छा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों अलग अलग होता है। अच्छा, बराबर होता है, पक्की बात है ना। हमने क्या किया, जितने भी ये डेबिट्स हैं उनको दो जगह बांटा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट को उठाकर कितने जगह बांटा? कहाँ कहाँ? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट में। अच्छा, डेबिट का घर कौन सा होता है? डेबिट होता है। तो एक बात बताओ, ट्रेडिंग का ये डेबिट है, पीएल का ये डेबिट है, बोलो, और बैलेंस शीट का ये डेबिट है। पक्की बात है। एक काम करो, मैंने कहा डेबिट का घर, तो ये सारे डेबिट उठाकर कहां कहां ले जाओगे? या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या फिर पीएल के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में। इज इट क्लियर? डन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो टोटल इन तीनों का आएगा वही टोटल तो इसका भी आ रहा होगा, क्योंकि यहीं से चीजें कहां गई हैं? ऊपर। अच्छा, जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट है, इनको हम या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में ले जाएंगे, अरे बोलो, या तो पीएल के क्रेडिट में ले जाएंगे, या तो बैलेंस शीट के क्रेडिट यानी लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर इन दोनों का टोटल टैली था तो इनका इन सब का भी तो टोटल अपने आप टैली हो जाना चाहिए। बात तो वही पड़ी, कुछ नया बताया क्या मैंने? कुछ नई चीज बोली क्या? अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट का जब हम बैलेंस निकालेंगे तो ये क्या रिजल्ट बताएगा। चीजें मैंने लिख दी, यहां पर लिख दी। अच्छा, पीएल में मैंने सारी चीजें लिख दी, जो डेबिट क्रेडिट थे ट्रायल बैलेंस से उठाकर लिख दिए। बैलेंस शीट में मैंने सारी चीजें उठाकर लिख दी। क्या क्या देखेंगे अभी थोड़ी देर में, चिंता ना करें। अब बंद करने की बात करते हैं। बुक्स को क्या करते हैं? ये फाइनल अकाउंट्स है आपका। अब इसको क्लोज करना है। क्लोज करके पता करना है, ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली ये बताता है कितना माल खरीदा था और कितने में बेच दिया। मोटा मोटी प्रॉफिट कितना हुआ है। कैसे कैसे? अरे मोटा मोटी प्रॉफिट, हाँ बोलो तुम लोग। नहीं कोई नहीं बोलेगा। मोटा मोटी प्रॉफिट कितना हुआ है, इसको हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं? अभी हम डिटेल में बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डिटेल में बताने जा रहे हैं, चिंता ना करें। यही तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है जिसमें मैंने 1 लाख रुपए का, मान लो उस पर मत चले जाना जो थोड़े, चलो 2 लाख रुपए का सामान खरीदा और 3 लाख में बेच दिया। सामान कितने का खरीदा और बेच कितने में दिया? 3 लाख। तो खरीदने और बेचने में मैंने मोटा मोटी कितना कमा लिया? 1 लाख। अब 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट यहां पर आया, ग्रॉस प्रॉफिट, और इस 1 लाख से मैंने बाकी खर्चे किए होंगे। ये खर्चे उसी में से ही तो किए होंगे, मोटा मोटी प्रॉफिट में से ही। इन खर्चों को निकालने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा। कौन सा प्रॉफिट बचेगा? मान लेते हैं 20,000 रुपए का प्रॉफिट बचा। कौन सा प्रॉफिट बचा? और ये प्रॉफिट है किसका? मालिक का। ये प्रॉफिट है किसका? मालिक का। किसका प्रॉफिट है ये? मालिक का। और ये मालिक अपनी कैपिटल में ऐड कर देगा। सर कैपिटल और लायबिलिटी एक ही होती है? हाँ भाई, कैपिटल तो मैंने बताया था ना, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बताया था ना कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, और ये बिजनेस मैन है, दोनों फर्क है। और बिजनेसमैन ने ये पैसा उधार की तरह अपने बिजनेस को दिया है, लेकिन कैपिटल उसका नाम रखा जाता है। आखिर ये जो कमाया किसने कमाया? इस बिजनेसमैन ने कमाया, उसके अकाउंट में डाल दो। तो नेट प्रॉफिट यहां ऐड कर दो। या दूसरा ये समझो कि ये कौन सा साइड है? सर ये क्रेडिट साइड है। कौन सा साइड है? ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है। क्रेडिट में से डेबिट 80,000 माइनस कर दिया तो बैलेंस क्या बचेगा? क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? इस 1 लाख में से 80,000 माइनस करें तो डेबिट बैलेंस बचा या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का घर डेबिट होता है। क्या होता है? अच्छा, क्रेडिट होता है। देखो तो उसको क्रेडिट में ही तो ले गए, बात खत्म।
समझ में आई मेरी बात? नहीं, ये एक सिस्टम है, हल्का फुल्का मैंने ओवरव्यू दिया। ट्रेडिंग अकाउंट बताता है कि मोटा मोटी कितना प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को मैंने फिर और कितनी जगहों पर खर्च किया, जो आया वो नेट प्रॉफिट है, और वो नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट में। दैट्स इट। ऑलरेडी हर चीज डेबिट क्रेडिट चल रही है। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? चलो सुने अब ढंग से। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग यहां लिखते हैं, हमने यहां क्या बेचा होगा सर? माल बेचा होगा, सेल किया होगा, मटेरियल सेल किया होगा, हाँ या ना? खरीदा होगा तभी तो बेचा होगा। अरे 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 अरे, खरीदा होगा तभी तो बेचा होगा। तो यहां हम लोग लिखते हैं खरीदा। अच्छा, जितना खरीदा उतना ही बेच दिया क्या? मान लो हमने 100 किलो खरीदा, हमारे पास पहले से कुछ मटेरियल मौजूद है, क्या नाम देंगे उसको? ओपनिंग स्टॉक। क्यों ले रहे हैं, ढंग से सुनेंगे। हमारे पास 20 किलो का ओपनिंग स्टॉक मौजूद है। केजी, कभी ट्रेडिंग अकाउंट में केजी सुना है क्या? नहीं ना। कभी 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 परचेज अकाउंट में केजी सुना है क्या? कभी सेल्स अकाउंट में केजी, लीटर, यूनिट सुना है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वो सारे आइटम्स लिखते हैं जो मनी के टर्म्स में होते हैं। किस टर्म्स में होते हैं? नींद आ रही है। मनी के टर्म्स में होते हैं। किस में होते हैं? अच्छा अच्छा, हमारे पास 20 किलो था, 100 किलो और ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया? 2000 का पहले से था, 10,000 का और खरीद लिया, टोटल कितना हो गया? 12,000 का मटेरियल हो गया। ढंग से सुनना, हमने केवल 80 केजी सेल किया। कितना सेल किया? और वो भी 15,000 में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 15,000 में। कुछ पता चला, कुछ बचा क्या मटेरियल? अरे 12,000 का मटेरियल था, कितने में बेच दिया? कितना नेट जीपी हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? ये ठेंगा। अरे पहले तो स्टॉक निकालो ना जो बच गया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया है? सर 120 था, 80 बिका है, तो 40 बच गया, हाँ या ना? जो 40 बचा है कितने रुपए का? अगर 120 12,000 का, तो 40 4,000 का, ये बच गया ना। यानी जो मटेरियल मैंने बेचा है, जो मटेरियल मैंने बेचा है वो है 80 केजी। कितने रुपए का था? 8,000 रुपए का था। और उस 8,000 के मटेरियल को बेचा कितने में मैंने? 15,000 में। तो मोटा मोटी प्रॉफिट कितना हो गया? इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं? सर हम लोग की ऐसे आदत नहीं थी। कैसी आदत थी आपकी? सर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखते हैं। तो लिख दो ना, किसने मना किया? वो तो समझाना था आप लोगों को, यहां से हटा दो। मेरी बात समझ गए? तब भी यही रिजल्ट रहेगा, कुछ नया थोड़ी आ जाएगा। नहीं समझे? तब भी देखो टोटल वही आ रहा होगा, कोई फर्क नहीं है। 19,000 एंड 19,000। बोलो, क्लियर है ये सबको? अच्छा, केजी का यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता लिखने का। केजी को हम लोग यहां पर नहीं लिखते, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ा। इज इट क्लियर? एक बात बताओ, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको यहां क्यों लिखे हो? हमें बता सकते हो? क्रेडिट साइड। अरे कोई बता सकता है क्या कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं यहां?
अरे बोलो ना। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। अरे कोई बताएगा या हम बताएं? शुरू करें? मैं बोलूं? सृंजनी बोलेंगे आप? सब सन्नाटा है। सुनो अब, बेसिकली ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में नहीं लिखना था। मैंने क्या बोला? बेसिकली ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखने के बजाय हमको यहां से क्या कर देना था? माइनस कर देना था। ऐसे बेसिकली करना ऐसे ही चाहिए था। ये जो आता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या नाम देते हैं? ये वो माल है जो बिका है, और जो माल बिका है उसकी एक कॉस्ट है, और यही माल जो बिका है वो 15,000 में बिका है, इसीलिए तो 7,000 का प्रॉफिट आया। अब बात समझ में आई? ये वो सामान है जो बिका है, और जो सामान बिका है उसकी कॉस्ट इतनी है। कॉस्ट कितनी है? 8,000 है। बेचा कितने में? 15,000 में, तो प्रॉफिट हो गया 7,000। बेसिकली प्रेजेंटेशन का ये घटिया तरीका हो जाएगा अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो। डेबिट से माइनस ना करके क्रेडिट साइड लिख दे। मेरी बात समझना, कोई चीज डेबिट से कम हो रही है तो उसको किस साइड लिख दो? दैट इज अ गुड आइडिया। अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये जा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? यही तो मालूम है ना? तो एसेट होता है तो इधर क्या कर रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां जाना चाहिए? इधर जाता है कि नहीं जाता है? तो एक बात बताओ, यही वाला अमाउंट है कि कोई और दूसरा अमाउंट है? अरे बोलो ना, यही अमाउंट है या कोई दूसरा अमाउंट है? ये वाला अमाउंट सेम है या कोई दूसरा है? अरे बोलो ना तुम लोग। ये सेम अमाउंट नहीं है। ये सेम चीज नहीं है। दिमाग में पहले तो ये बैठा लो। यहां भी क्लोजिंग स्टॉक दिख गया, यहां भी क्लोजिंग स्टॉक, तो एक ही चीज है। अकाउंट एक नहीं है। दिस इज अ सेपरेट थिंग। पहले तो समझो ये 4,000 क्यों माइनस हुआ। ये माइनस होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। यहां हम लोग क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? कितना खर्च किया, कितना कमाया। कितना खर्च किया और कितना कमाया, यही तो लिख रहे हैं। तो कितना कमाया, एक बात बताओ, मेरी छोटी सी बात है, ढंग से समझना। क्या ये 4,000 हमने कमा लिया है क्या? ये 4,000 हमने कमाया है क्या कहीं से कि हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं? नहीं सर, नहीं। डेबिट में से माइनस करते हैं। तो क्या ये खर्चा था क्या? हाँ, बेसिकली हम लोग डेबिट साइड में खर्चों को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? खर्चों को लिखते हैं। अगर मान लो मुझे सैलरी देनी थी 10,000, मैंने किसी को दे दी 12,000, तो 2,000 क्या हो जाता है सर? एडवांस हो जाता है। हाँ या ना? अगर मेरी जेब से ज्यादा पैसा चला गया है तो जो नहीं जाना चाहिए था वो एडवांस हो गया। अरे बोलो ना। वैसे ही मैंने सामान ज्यादा खरीद लिया, इतना नहीं खरीदना था, आपको 8,000 खरीद करके बेचना था। वो 4,000 रुपए का सामान ज्यादा खरीद लिया जो इस बार खर्च नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला? इस बार खर्च नहीं हुआ है। वो कब खर्च होगा? अगले साल होगा। तो वो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। वो अगले साल के खर्च में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज एन एक्सपेंडिचर।
This is the expenditure which has not been incurred in this year. This is the expenditure which is not related to the current year. That's why we have deducted it from the total cost, or instead of deduction of that, we have credited it in our trading account. Yes or no? हमने इसको डेबिट ना करके क्रेडिट कर दिया. दिस इज ओनली फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पसेस. अब समझ में आया कि ये वो खर्चा है जो इस बार तो हो चुका है, लेकिन इस बार का खर्चा नहीं है. इसको हमें कब खर्चे को रिकॉर्ड करना है? अगले साल. तो अगले साल देखो तो ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना, तो अगले साल जाकर ओपनिंग स्टॉक लिख देना, तो अगले साल के खर्चे में शामिल हो जाएगा. बात समझ में आई? तो अब क्या कहोगे, क्या ये दोनों एक ही अमाउंट हैं? अकाउंट अलग अलग हैं. दिस क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट दैट दिस इज एन एक्सेस एक्सपेंडिचर विच इट डजंट बिलोंग टू द करेंट ईयर, एंड दिस विल बी द एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट ईयर. But while we are just talking about this closing stock, this is the closing stock which is balance, which is stock in our hand. This is an asset. Yes or no? दोनों में फर्क समझ में आया? अरे बोलो. तो अब तक हाँ अमाउंट बराबर रहता है, चूंकि डेबिट क्रेडिट दोनों साइड बराबर रहता है. डेबिट का भी, हाँ बोलिए बाबू, डेबिट का भी अमाउंट वही रहता है, क्रेडिट का भी अमाउंट वही रहता है, इसलिए अमाउंट बराबर शो होता है. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? हाँ बिल्कुल. बाबू एक बात बताइए, हम खर्चे को कम कर रहे हैं. जब खर्चा कम करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है? अरे बाबू, जो खर्चा इस साल का नहीं है इस साल दिखा दें. मुझे आपको अगले साल सैलरी देनी है, तो उस सैलरी को इस साल दिखा दें, हाँ या ना? तो ये जो स्टॉक है ये अगले साल कंज्यूम होगा, तो इस साल में कंजम्पशन दिखा दें. किस साल में कंजम्पशन दिखाना चाहिए इसको? नेक्स्ट ईयर में. तो नेक्स्ट ईयर में कंजम्पशन होगा तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर हुआ ना, तो इस साल के एक्सपेंडिचर से हटाओ. तो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड है, हटाने के लिए क्रेडिट लिख दिया. क्या प्रॉब्लम है? अब बात समझ में आई? बाबू ये डाउट आपको ही नहीं रहता, हर आदमी को ये रहता है. मैक्सिमम लोगों के ये डाउट्स रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के ये डाउट्स रहते हैं. इज इट क्लियर? ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं यहां पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अब मुझे इसी से खर्चे निकालने हैं बाकी. देखो ना, ये खर्चा आपस में एक दूसरे को काट दे रहा है. नो डेबिट नो क्रेडिट, देखो कट गया एक तरह से. हम वापस वहीं पर आगे जो थे, लेकिन अब इस 7,000 से हम खर्चा करेंगे. क्या खर्च करेंगे? 2 सैलरी, बोनस, कमीशन. हाँ चलिए हम फिर से थोड़ी देर में करते हैं, चिंता मत करिए, थोड़ी देर में फिर बताएंगे. सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस, टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये सब खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं. 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. हाँ, रेट्स एंड टैक्सेस, और हाँ बोलिए. अच्छा, मिसलेनियस के अलावा बोलिए ना बाबू, मिसलेनियस में तो सब खत्म हो गई कहानी. हाँ, और रेंट हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया. हाँ आ रहे हैं. पोस्टेज कन्वेंस हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, और एडवर्टीजमेंट. अरे वाह. और डेप्रिसिएशन. ठीक है, देखेंगे इसको और डिटेल में. इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया. मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये खर्चे सुने. अब दोनों खर्चों में फर्क समझें. ऊपर वाला खर्चा था खरीदने से रिलेटेड. किससे रिलेटेड? यहां पर जो हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, ढंग से सुने, ये जो हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ऑन परचेस करने से रिलेटेड. अब परचेस करने से रिलेटेड हो सकता है हमको लोडिंग चार्जेस देने पड़े,
या वेजेस देना पड़ा हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेट हो परचेज से, सामान को प्रोक्योर करने से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सामान को प्रोक्योर करने से रिलेटेड, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और ये सारे खर्चे जो हम पीएल में ले जाते हैं इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या रिलेटेड टू सेल्स। किससे रिलेटेड? सामान को प्रोक्योर कर लिया, सामान को खरीद लिया, रख लिया, अब उसके बाद दुनिया भर के खर्चे दो। कौन कौन से? रेंट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, फ्रेट देना पड़ेगा, सेल्स एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, कन्वेंस एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, टूर्स एंड ट्रेवल्स एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, मतलब दुनिया भर के तमाम खर्चे नहीं देने पड़ेंगे। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं, और इसको हम कहते हैं रिलेटेड टू सेल्स। डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना चाहिए रिलेटेड टू सेल्स, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। सर फर्क क्या है? लेकिन अब चूंकि बुक्स वगैरह ने लिखा है एक्सपेंडिचर जो रिलेटेड होते हैं सेल से उसको हम पीएल में ले जाते हैं, जो परचेज से रिलेटेड होते हैं उसको हम डायरेक्ट मानते हैं। ऐसा कोई नहीं होता। फर्क क्या होता है मोटा मोटी वो समझें। सामान को एक बार ले आए, अब उसके बाद हमने एडवर्टीजमेंट की, हमने 10 लाख की एडवर्टीजमेंट की, हो सकता है कुछ ना बिके। क्या बता सकते हो किस यूनिट पर कितने रुपए की एडवर्टीजमेंट की? हमने आपको चाय पिलाई, खाना खिलाया, आप मेहमान हैं, आए हैं, क्लाइंट हैं मेरे, मैंने आपको खाना खिलाया, जरूरी है आप सामान खरीद करके ले जाए? नहीं। हो सकता है 6 महीने बाद खरीदने आए, हो सकता है 2 साल बाद आए। मेरी बात समझें, हम उसको डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम गाड़ी दौड़ा रहे हैं मार्केट में, कार दौड़ा रहे हैं, हम अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं, 4 लोग और का मोटरसाइकिल लेकर दौड़ रहे हैं, पेट्रोल का एक खर्चा कर रहे हैं। किस यूनिट को कब बेचेंगे पता नहीं, वो पेट्रोल का कितना हिस्सा किस यूनिट पर लगा मालूम है क्या? नहीं बता सकते, हम बोल ही नहीं सकते ऐसा कुछ। ऑफिस एक्सपेंसेस, मैनेजर काम कर रहा है, अब मैनेजर किसके ऊपर कितने रुपए का काम कर रहा है क्या बता सकते हो क्या? तो मतलब दुनिया भर के खर्चे, बट वी कैन नॉट एलोकेट दोज एक्सपेंडिचर ओवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज और यूनिट्स। हाँ या ना? और अगर बांटेंगे ना, मान लो सैलरी है मैनेजर की 20,000 और सेल हुई है मेरी साल भर में 50 लाख, चलो महीने भर में सेल हुई है 50 लाख, अब बताओ किस यूनिट पर उसने ध्यान दिया था, किस पर नहीं दिया था, पता ही नहीं कर सकते। और अगर एलोकेट करने बैठे भी तो 0.000 आएगा, तो क्या फायदा भैया? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जिनको हम डायरेक्टली सेल से रिलेट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट पर रिलेट नहीं कर सकते, यूनिट्स पर रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब मान लो कोई बच्चा हमसे पढ़ रहा है, अब देखो वो एसी के बगल में बैठा है, पीछे वाला बच्चा, तो अगर एसी के बगल में बैठा है तो वो ज़्यादा एसी यूज कर रहा है, उससे हम फीस बढ़ा लेंगे, इस बार 5 रुपया बढ़ा देंगे डेली का। आज वो 2 गिलास पानी पीकर आया है चोट्टा, बताया भी नहीं, तो कोई पानी नहीं पिया, वही पिया है, तो उससे ले लेंगे 2 गिलास पानी का एक्स्ट्रा पैसा। हाँ बोलो। आज आया है 2 क्वेश्चन बाकी बच्चों से ज़्यादा पूछा है, बाकी बच्चा कहेगा नहीं सर हम तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते, हमारा 1 रुपया कम कर दीजिए पर क्वेश्चन। अरे कैसे अब कैसे हिसाब होगा भाई इस चीज़ का? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। हम जो चाय पी रहे हैं क्या तुम लोग पैसा दे रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, बोलो ना हाँ, जो मैं चाय पी रहा हूँ वो तुम्ही लोग के पैसे से पी रहा हूँ। गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। तुम लोग ने कभी ऐसा सोचा नहीं था? आज सोच रहे हो। अब मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मैं अपने पैसे से थोड़ी चलाता हूँ। ठीक है ना? पक्का है ना? आज मैंने बच्चे को चॉकलेट खरीद कर दी, किसके पैसे से खरीद करके दी? तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था आप लोगों ने। चल सकते हैं आगे? बोलिए। अरे बोलो, चल सकते हैं बाबू? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? एक ने कहा सर एक बार और बता दीजिए हमको, ये परचेज वाला हिसाब किताब ये समझ में नहीं आया था स्टॉक को। हमने ना
10,000 रुपये का मटेरियल खरीदा, ढंग से सुनेंगे, तो मैंने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टी जो भी हो, और 100 केजी माल खरीदा। कभी हम केजी लिखते नहीं, केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और इसमें से मैंने केवल 80 केजी सेल किया। क्या किया? तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया कितने केजी, कितने रुपए? 8,000। 8,000 का माल खरीद कर 8,000 में बेचोगे? अच्छा, प्रॉफिट पर बेचेंगे, 12,000 पर बेच दिया, हाँ या ना? अब बताओ, परचेज और सेल ये तो ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन एक इवेंट और हो गई जो पता भी ना चला। मैंने कहा एक इवेंट, एक नहीं 2 इवेंट हो गई इसमें एक्स्ट्रा, जो पता भी नहीं चला। एक तो कैश अपने आप जेब में मेरे भर गया, कितने रुपए से? 2,000 से। 12,000 आया, 10,000 गया, 2,000 जेब में अपने आप आ गया। प्रॉफिट कितने का हो गया? बस यहीं पर गलती कर दी। अब सुनो मेरी बात, कैश 2,000 से बढ़ा, कितने से बढ़ा? 2,000 से आ रहे हैं। जब हम खरीदे 100 केजी हैं और बेचे केवल 80 केजी हैं, तो 20 केजी मेरे पास स्टॉक पड़ा रह गया, हाँ या ना? 20 केजी का स्टॉक पड़ा रह गया, पड़ा रह गया ना? तो हम लोग एंट्री करेंगे कब? साल के अंत में। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, यानी एसेट है ये, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए से? 2,000 से। मेरी बात समझ में आई सबको? इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या बोलते हैं? इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेकिन अपने आप एक एंट्री बन गई, एडजस्टमेंट एंट्री। सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया? अच्छा, परचेस को साल के अंत में कहां ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, उसको करना छोड़ दें क्या? कितने रुपए से? अब जरा बताओ कि 10,000 रुपए ट्रेडिंग में तो गया, लेकिन उसी में से 2,000 का माल बच भी तो गया है, यानी एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 8,000। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 8,000। और सेल्स को भी हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं साल के अंत में? तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्लोजिंग एंट्रीज भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इन दोनों को हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। कौन सी एंट्री कहते हैं? समझ में आ रही है बात? साल के अंत में हम लोग क्लोज करते हैं, तो ये क्लोजिंग एंट्रीज हैं। अब क्लोजिंग और एडजस्टमेंट एंट्रीज को मिलाओ, क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्रीज को मिलाओ, तो पता चलेगा कि हमारा जो परचेस था 10,000 का, उसमें से 2,000 बच गया है। हमारा एक्चुअल में खर्चा कितना है? 8,000 का। कितने का खर्चा है? 8,000 रुपए का। और सेल्स कितने की है? सेल्स है 12,000 रुपए की। कितने की है? 12,000 रुपए की। 8,000 का खर्चा और 12,000 की सेल, 4,000 बैठे बैठे प्रॉफिट कमा लिया मैंने। 4,000 बैठे बैठे प्रॉफिट कमा लिया मैंने। समझ में आई बात? बोलो भाई। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो पता चला जो बचा हुआ स्टॉक है वो इसी साल का खर्चा मान लिया आपने, जो कि यूज तो हुआ ही नहीं, सामान तो बिका ही नहीं, तो खर्चा तो हुआ नहीं। और खर्चा नहीं हुआ तो खर्चे में से हटाओ ना, उसको खर्चे में से हटाओ। और खर्चे में से हटाने का मतलब, खर्चा मैंने किस साइड लिखा था? डेबिट। हटाने का मतलब किस साइड लिखो? क्रेडिट। अब समझ में आई बात?
हम लोग वही माइनस भी कर सकते हैं, मैंने ये बोला है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन नहीं है, हमको लॉ के हिसाब से चलना है, ठीक है ना, फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। तो फॉर्मेट कहता है माइनस करने के बजाय क्रेडिट साइड में लिखो। अब तो ठीक है ना आकृति, अब कोई दिक्कत बाबू? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं, ओपनिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं। ये चैप्टर का नाम बेसिकली यही है, ही देखो, ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, यही होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इन चक्रों में नहीं पढ़ने वाले। हमने आपको ट्रेडिंग एंड पीएल बता दिया, जरा बैलेंस शीट को भी थोड़ा देख लिया जाए। नहीं, एक बार आज पूरा फॉर्मेट खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग को क्वेश्चन भगाने में आसानी होगी, बोलो ना। बैलेंस शीट में एसेट्स लिखते हैं, एसेट्स में लिखेंगे फिक्स्ड एसेट, एसेट में लिखते हैं करंट एसेट्स। कौन सी एसेट? अच्छा, इधर लिखते हैं कैपिटल लायबिलिटी में, इधर लिखते हैं लोन्स, और इधर लिखते हैं हम लोग करंट लायबिलिटीज। ये आपका मोटा मोटी हिसाब बन गया बैलेंस शीट का। ग्रुप बना देते हैं चीज़ों के, ठीक है ना। ये ग्रुप बन गया। लायबिलिटीज में जो मालिक को पैसा देना है, जो बाहरी लोगों को पैसा देना है, और बाहरी लोगों में दो तरह के, एक लॉन्ग टर्म वाले, एक शॉर्ट टर्म वाले। मेरी बात समझ में आई? ये ओनर का फंड है, ये लॉन्ग टर्म का आउटसाइड लायबिलिटी है, ये शॉर्ट टर्म का आउटसाइड लायबिलिटी है। बात समझ में आई? एक ये पैसा जो अभी अभी देना है, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, ये वो पैसा जो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में देना है। ये मालिक का पैसा है जो कभी नहीं देना है। नहीं समझे? अच्छा, अब आते हैं एसेट्स में। लेना है पैसा, क्या क्या है मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स? ये फिक्स एसेट जो कई साल तक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, और मैंने इसका नाम का कई बार यूज किया है। ये वो एसेट्स हैं जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं, और ये करंट एसेट्स हैं जो शॉर्ट टर्म की होती हैं। ये लॉन्ग टर्म की एसेट्स होती हैं जो कई सालों तक फायदा देंगी, ये शॉर्ट टर्म की बेनिफिट्स देती हैं जो तुरंत फायदा देंगी। बोलो ना, दैट्स इट। अच्छा, सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस, इस बार जो एडिशन किया है कैपिटल में वो लिख देंगे, प्लस यहां से नेट प्रॉफिट आया था ना नीचे से, वो कहां जुड़ता है? यहीं पर ऐड हो जाता है, बताया था, क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड में ही जाएगा। माइनस अगर इस बंदे ने, मालिक ने अपना पैसा कुछ निकाल लिया हो, ड्राइंग कर लिया हो, माइनस कर देंगे। लोन्स में बैंक लोन हो जाएगा, अदर लोन हो जाएंगे जो लॉन्ग टर्म के होंगे, दोस्त वगैरह से अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स यहां लिखते हैं, जिनसे माल खरीदते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म का, ऐसे माल खरीद लिया, जाओ पैसा नहीं देंगे 5 साल, ऐसा नहीं होता। महीने, 2 महीने, 3 महीने में हमको उनको पे ऑफ करना होता है। क्रेडिटर्स के अलावा होता है बिल्स पेबल, इन्हीं लोगों से हमें बिल्स पेबल मिलता है। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया ठीक है, नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बचा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चा जो इस बार हो जाना चाहिए था नहीं हुआ, वो खर्चा जो इस बार हो जाना चाहिए था नहीं हुआ। तो खर्चे को तो बढ़ा दिया था, लेकिन लायबिलिटी भी तो है, होना बाकी है, देखेंगे, चिंता ना करें। फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स का ग्रुप कौन कौन सा बनेगा? स्टॉक, अभी अभी बात की थी, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, जिनसे पैसा लेना है, कैश इन हैंड, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो ज्यादा चला गया। मैंने क्या कहा? जो खर्चा इस बार का नहीं है,
लेकिन खर्चा कर दिया है तो उसको हम प्रीपेड मानते हुए लिखते हैं। देखो वही चीज तो स्टॉक की भी थी, अभी तो बताया कि स्टॉक जो इस साल का नहीं था खर्चा अगले साल का है, वो भी तो प्रीपेड की तरह है, लेकिन इसको प्रीपेड से अलग कर दिया। बात समझ में आई? हाँ, ये हो गया आपका बैलेंस शीट। इसका टोटल ऑटोमेटिकली अपने आप मैच कर जाता है। जरा ढंग से सुनेंगे, ये जितने भी क्रेडिट साइड के हैं, ये जितने भी क्रेडिट साइड के हैं, ये सारे के सारे क्रेडिट साइड ट्रेडिंग पीएल का, और बैलेंस शीट का सारा क्रेडिट साइड ये वाला, इनको ऐड कर लो। इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा था मालूम है आप लोगों को? एक्स्ट्रा क्या लिखा है सर? एक्स्ट्रा ना फालतू में आपने लिखा है, जरा देखते जाओ, मैं स्ट्राइक करते जा रहा हूं उसकी। इसको हमने ये फालतू का लिख दिया, हमने ये फालतू का लिख दिया, हमने यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होता है यहाँ रह गया लिखने से, टू नेट प्रॉफिट, ये फालतू का लिख दिया। मेरी बात समझ में आई? देखो नेट प्रॉफिट कट गया, जीपी और जीपी कट गया, ये फालतू का लिखा था जो ट्रायल बैलेंस में नहीं था। नॉर्मली जो ट्रायल बैलेंस में, ये हमने बाद में ऐड किया है। अब ट्रायल बैलेंस का जितना भी क्रेडिट साइड का होगा, जितना भी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड होगा, वो या तो इस साइड क्रेडिट गया होगा या तो इस साइड क्रेडिट गया होगा। वो लाल वाला हटा देना, ठीक है? अच्छा, जो ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट है, वो सब का सब कहां गया होगा? या तो ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में गया होगा या तो बैलेंस शीट के डेबिट यानी एसेट साइड में गया होगा। उनको ऐड कर लो, आपका टोटल यही आएगा, यही वाला टोटल आएगा, सेम यही टोटल मैच कर जाएगा ऑटोमेटिकली। सर हर क्वेश्चन में, अरे नहीं मैच करता। जानते हो कब मैच करेगा और कब नहीं करेगा? मैच इसलिए नहीं करता क्योंकि हम ये चार चीजें ऐड कर चुके होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड। इसके कारण वो टोटल मैच नहीं करेगा। और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दी रहती, जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दी रहती, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हाँ, वो साल के अंत में ही पता चलता है, उसके पहले साल भर में नहीं पता चल पाता। नेट प्रॉफिट क्या साल भर पता चलता है? वो साल के अंत में पता चलता है। क्या क्लोजिंग स्टॉक साल भर पता चलता है? नहीं सर, वो तो साल के अंत में अमाउंट हम लोग डिटरमाइन करते हैं। फिलहाल परपेचुअल सिस्टम छोड़ दो, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर एडजस्ट नहीं करते। ऊपर तो केवल परचेज और सेल होता है। ऊपर क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, तो उसी का बैलेंस अमाउंट यहां लिखते हैं। इज इट क्लियर? कोई भी आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट्स होती हैं, कोई भी प्रीपेड एडजस्टमेंट्स होती हैं, कोई भी रेक्टिफिकेशन होता है, वो सब एडजस्टमेंट्स के थ्रू जाता है। बात समझ में आई? अरे बोलो ना, यहां कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमें इसको बेस लेते हुए हमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। केवल ट्रायल बैलेंस से काम नहीं चलेगा, ट्रायल बैलेंस के अलावा ये एडिशनल एंट्रीज होती हैं। ट्रायल बैलेंस में हर एक डेबिट का एक क्रेडिट का डेबिट हो चुका होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में हर एक डेबिट का एक क्रेडिट, हर एक क्रेडिट का एक डेबिट हो चुका होता है। अब मैंने कहा आपको नीचे क्लोजिंग स्टॉक ना 50,000 का है, तो क्या ये 50,000 ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट हो चुका है या नहीं? नहीं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट है, हमको इसको अब एडजस्ट करना है। और अगर आप बीच में घुसपैठियों वाला काम करेंगे तो ट्रायल बैलेंस को बिगाड़ नहीं देंगे, आप बिगाड़ देंगे ना। तो जब भी आप एडजस्टमेंट को एडजस्ट करें तो उसको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एडजस्ट करें। या तो आप डेबिट को प्लस करें, कितने से? 50,000 से, और क्रेडिट में भी प्लस करें 50,000 से, तो भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, तो भी ट्रायल बैलेंस। या फिर दूसरा तरीका है 50,000 से डेबिट प्लस करें और 50,000 से क्रेडिट डेबिट माइनस कर दें। कोई एक अकाउंट प्लस करें, कोई दूसरा अकाउंट, तब भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। या 50,000 से क्रेडिट करें और 50,000 से क्रेडिट को माइनस कर दें, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। हाँ या ना? 50,000 से डेबिट करें, 25,000 से कोई डेबिट का अकाउंट माइनस कर दें और फिर 25,000 से क्रेडिट लिख दें, तो भी मैच कर जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये अलग अलग तरीकों से एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। तो जितने से आप डेबिट में एडजस्ट करेंगे उतने से आपको क्रेडिट में भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आई?
तो एडजस्टमेंट एंट्रीज को जब हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं और ट्रायल बैलेंस चूंकि ऑलरेडी टैलिड रहता है तो उसको हम बिगाड़ नहीं सकते। एडजस्टमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन को उसमें एडजस्ट करना है तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से इक्वल साइड से करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, ये था आज का सेशन जो मुझे आपको समझाना था। एक छोटी सी एंट्री हम लोग देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस इन द बैलेंस शीट, पास द ओपनिंग एंट्री। मैंने कहा ना, साल खत्म हो गया, झंझट खत्म। साल खत्म हो गया, झंझट खत्म, बिजनेस बंद करके चले जाओ। अरे 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 अरे, मैंने क्या बोला, जरा एक बार सुनिए मेरी बात। मैंने इस साल की एक छोटी सी प्यारी सी एक बैलेंस शीट बनाई, जरा देखते हैं कौन सी बनाई, छोटी सी। मैंने यहां लिखा कैपिटल 1,00,000 रुपए। मैंने यहां लिखा लोन 50,000 रुपए और यहाँ मैंने लिखा क्रेडिटर्स 30,000। नहीं लिख सकते क्या? ये हमारी बैलेंस शीट है। और यहाँ लिखा मैंने फिक्स्ड एसेट, चलो लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपीज़ और फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000 रुपीज़, डेटर्स 5,000, स्टॉक 10,000 और कैश इन हैंड कितना है? 35। देख लें टोटल। ठीक है, आ रहा है, ठीक है ना? ये जानते हैं मैंने ये बैलेंस शीट बनाई है 31 दिसंबर 2021 की। ईयर एंड काम खत्म। मैंने पीएल भी बनाया होगा, ट्रेडिंग पीएल। क्या बनाया होगा? ट्रेडिंग पीएल भी बनाया होगा। लेकिन ट्रेडिंग पीएल जो होता है ना, वो हर साल बनता है, वो हर साल का होता है भैया, उसको ख़त्म करो। वो खर्चा है, वो इनकम है, ख़त्म, डेड एंड, उसका कोई आगे लेना देना नहीं है। लेकिन ये बैलेंस शीट है जो आगे जाएगी, अगले साल की बुक्स में एडजस्ट होगी। क्या एसेट को फेंक दें? क्या एसेट को फेंक दें? अच्छा हो गया, 1 साल का बिजनेस हो गया, ज़मीन को हटा दो। अरे भैया वो रहेगी ज़मीन बिजनेस में, फर्नीचर रहेगा, प्लांट रहेगा बिजनेस में, डेटर्स जिसको उधार माल बेचा है उससे पैसा लेना बाकी है, स्टॉक जो है भी यूज़ होना बाकी है। हाँ या ना? लोन बैंक वाला कहेगा अच्छा साल खत्म हो गया, हम छोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ी होगा, हमको उसको देना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट देना पड़ेगा। मीन सारी चीज़ें, ये वो अमाउंट है जो किसी से लेना, किसी को देना, जिनका अभी बिजनेस में यूज़ होना है। सैलरी का कौन सा यूज़ होना है? जिसको सैलरी देनी थी वो तो सैलरी लेकर चला गया किनारे, अब उसको फिर से नई सैलरी चाहिए। जो माल खरीदना था वो तो खरीद करके हम यूज़ कर चुके, उसको बेच चुके, उसका कौन सा यूज़ है? अब नया माल खरीदेंगे, फिर नया माल बेचेंगे। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? वो ट्रेडिंग पीएल का पार्ट है। लेकिन बैलेंस शीट में वो चीज़ें होती हैं जिनका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, या जिससे अभी भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं या कमा रहे हैं। हमें इनको अगले साल ले जाना है। इसकी सबसे पहले हमको ओपनिंग एंट्री करनी पड़ेगी अगले साल। अगले साल ऐसे ही चला जाएगा, बैलेंस शीट ऐसे ही अपने आप चली जाएगी नेक्स्ट ईयर की बुक्स में, अपने मन ने दौड़े दौड़े। हाँ, क्या करनी पड़ेगी? बिना जर्नल एंट्री का कुछ नहीं होने वाला। और ये जर्नल एंट्री किस बुक में करेंगे? कोई बताएगा ये जर्नल एंट्री कहाँ करेंगे? अरे वाह मेरे पावलाल, जर्नल प्रॉपर में। कहाँ करेंगे? ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, ये सब कहाँ जाती हैं? जर्नल प्रॉपर के थ्रू। कहाँ से ट्रांसफर होती है? जर्नल। तो अगले साल हम इसको जर्नल एंट्री करेंगे, लेकिन जर्नल प्रॉपर में। अच्छा बताओ ना क्या एंट्री करेंगे अगले साल? 1 जनवरी 2022 को। कब करेंगे? इसके अगले दिन हम नई बुक्स स्टार्ट करेंगे। नई बुक्स स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब अब ये सारे बैलेंस हमको अगले साल नई बुक्स में शामिल करने हैं। कैसे करें? उसके लिए बिना एंट्री पास हुए कुछ होता नहीं, मैंने पहले भी बताया है। तो कैसे होगा? देखो, ये होता है कौन सा साइड और ये कौन सा साइड? तो डेबिट का घर क्रेडिट,
अच्छा, डेबिट का घर डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट में ही रहने दें। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए से। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने रुपए से डेबिट। अरे तुम लोग तो इतने तेज हो, अब मैं क्या बताऊं। डेटर्स अकाउंट बताओ ना। 5,000। स्टॉक इन ट्रेड कितने से। अच्छा, अब आवाज आई वहां से। कैश इन हैंड, बहुत बढ़िया, टोटल हो गया इसका। अच्छा, क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा, देखो देखो। क्रेडिटर्स कितने का है, 30,000। और क्या है, लोन है 50,000। और बोलो, 1 लाख का कैपिटल। ये डिफरेंस कोई अमाउंट आएगा, कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, आएगा ही नहीं। डिफरेंस आएगा क्यों, बैलेंस शीट को ही तो कॉपी किए, काय का डिफरेंस आएगा, हो गया। इसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्रीज। क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा ना। ये पहला क्वेश्चन, हाँ वही है। देखो, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है, तो लिख दो टू कैपिटल कितने रुपए से, 2,75,000। अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक वो भी क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी 4,25,000। बोलते क्यों नहीं। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, डेबिट 3,30,000। ग्रेट। 20,000 कैश क्रेडिट साइड होता है ना। अच्छा, डेबिट साइड ही होता है, अच्छा जी। अच्छा, बैलेंस एट बैंक वो भी डेबिट साइड एसेट है मेरी। अच्छा, डेटर्स ये भी डेबिट साइड होगा, 3,55,000। बहुत बढ़िया। क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट साइड, कितना, 135। बहुत बढ़िया। क्रेडिट पेबल्स जो होते हैं लाइबिलिटी होती हैं, जो देने हैं पैसे, 2,95,000 क्रेडिट साइड, बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग भी लाइबिलिटी होती है, और प्रीपेड हमारा एसेट होता है। बस टोटल कर लो, आंसर आ गया। नहीं, कोई बहुत टफ था क्या। प्लांट एंड मशीनरी, कैश बैलेंस, डेटर्स, प्रीपेड, फलाना ढिमाका, हो तो गया आंसर। नहीं समझ में आया। हाँ, ये अगले साल, अब इसके बाद हमारा नया बुक स्टार्ट होगा। इस ओपनिंग एंट्री करने के बाद फिर से माल खरीदेंगे, फिर से माल बेचेंगे, फिर से सैलरी देंगे, फिर से वेजेस देंगे, फिर से एसेट खरीदेंगे, साल भर फिर चलता रहेगा। फिर साल के अंत में बैलेंस शीट बनेगी, फिर अगले साल ओपनिंग एंट्री होगी। बात समझ में आई। ये कहानी चलती रहेगी। क्लोजिंग एंट्रीज मैंने आपको बता दिया, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका साल ख़त्म होता है, ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, तो मैंने कहा जो भी ट्रेडिंग पीएल के आइटम होते हैं, लेजर को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग वाले आइटम ट्रेडिंग अकाउंट लिख करके क्लोज करते हैं, पीएल वाले आइटम पीएल लिख करके क्लोज करते हैं, और बैलेंस शीट वाले आइटम बैलेंस सीडी लिख करके क्लोज करते हैं। यस और नो। और मैंने ये क्लोजिंग एंट्री बता दी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अभी बताया ही था आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्लोजिंग एंट्री खुद करेंगे आप लोग, नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं होमवर्क दे रहा हूँ। एडजस्टमेंट एंट्रीज आप लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करके रखेंगे। मैं अभी इस पीडीएफ को शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट में। 1 मिनट होल्ड करिए, पहले मैं शेयर कर दूँ। चला गया, ठीक है ना। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करके बैठेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। याद रखेंगे, बहुत कुछ नया आने वाला है। और अगर ये 2-3 सेशन आपने फाइनल अकाउंट के ढंग से ज्वाइन कर लिए, तो समझ लेंगे पूरी लाइफ टाइम का टेंशन ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। हाँ, 2 और 3 बहुत होगा बाबू। नेक्स्ट सेशन में फिर नई कहानी बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
अरे बताया तो था बाबू। हाँ बताइए क्या दिक्कत है क्या? एक काम करिएगा, सुनिए पहले मेरी बात। चूंकि होता क्या है, कई बार पहली स्ट्राइक में चीज़ें नहीं समझ में आती। यही चीज़ जब आप हमसे नेक्स्ट सेशन में दोबारा पूछेंगे ना, तो शायद एक बार अभी घर पे आप खुद करिए, जो मैंने बताने की कोशिश की उसको समझिए। नेक्स्ट सेशन में हम आपको फिर से बताएंगे, 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना? हाँ, उसकी चिंता बिल्कुल मत करेंगे, सबको बताएंगे ताकि सबको फ़ायदा मिले। एक ही दिन में वो चीज़ 3-4 बार बताएंगे तो हो सकता है कोई लोग समझने की कोशिश ना करें। जब घर पे करेंगे तो बाकी लोगों को पता चलेगा हाँ अभी भी प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट सेशन बताएंगे, उसका फ़ायदा सबको मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, करें बाबू, आराम से करें, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है। अभी फाइनल अकाउंट खत्म होने के बाद तो हम लोग का पार्टनरशिप और कंपनी बड़ी तेज़ी से ख़त्म होगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से, क्योंकि सारी समझने की चीज़ें इसी में है। यही बैलेंस शीट आपकी पार्टनरशिप में बनेगी, यही सारी चीज़ें पार्टनरशिप में, यानी कि हम लोग इनडायरेक्टली, मैं बता दूं, हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला, मालूम पड़ा? अंतर यह है कि ये प्रोप्राइटरशिप है। तो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में फ़र्क क्या आएगा? केवल यही आएगा, एक नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, भैया एडजस्ट करो, पर बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट तो ऐसे ही बनेगी और किसी तरह से बनेगी क्या? तो बात खत्म, ये समझ लो, उसी का भी हिस्सा चल रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही खत्म होगा हम लोग पार्टनरशिप की ओर चलेंगे, ठीक है ना? थैंक यू बच्चों।